भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। सबसे पहले कैलाश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आप फिर से महासचिव नियुक्त हुए हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप लगातार पश्चिम बंगाल में सक्रिय बने हुए हैं और बड़ी चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं। आपसे कई बार चर्चा भी हुई है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं वहाँ पर काफ़ी आक्रामक राजनीतिक देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ममता जी को अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिख रही है, इसलिए वो शाम दाम दंड भेद आतंक के माध्यम से समाज में हिंसा की राजनीति को प्रेशर दे रही है। मैं समझता हूँ जनता इस बात को जान रही है और इसलिए आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि जनता सिर्फ इसी बात के लिए कि स्वच्छ प्रशासन चाहिए, ईमानदार प्रशासन चाहिए, हिंसा की राजनीतिक नहीं चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। पश्चिम बंगाल के जो मंत्री हैं वो खुलकर अलकायदा के जो आरोपी हैं उनका समर्थन करते हैं, उनके छोड़ने की मांग करते हैं। देखिए, मंत्री नहीं, सरकार ही इनको संरक्षण प्रदान करती है। तुष्टिकरण की नीति के कारण पश्चिमी बंगाल में एक तरफ आतंकवाद है और एक प्रकार की गतिविधियां अलकायदा जैसे संगठन सक्रिय हैं। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो नक्सलवाद जंगल महल में पूरा बढ़ गया है। नक्सलवादी जो जेल में बंद थे हत्या के आरोप में 10 साल से, उनकी जमानत करवाकर उनको पार्टी का पदाधिकारी बनवाकर उनको सुरक्षा देकर उस क्षेत्र में खुला छोड़ दिया। तो वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ ही बढ़ रही है, नक्सलवादी गतिविधियाँ ही बढ़ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि ममता जी चुनाव जीतने के लिए किस स्तर तक गिर गई है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। जी, जब भारतीय जनता पार्टी कहीं अपने पैर पसारती है तो देखने में आता है कि जो विपक्षी दल रहते हैं वो भी एकजुट हो जाते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में आप कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी का कुछ इसी तरह से गठबंधन होते देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये दोनों ही दल एक साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का विषय आता है तो कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी तीनों मिलकर विरोध करते हैं, पर वहाँ कांग्रेस सीपीएम दोनों का गठबंधन तो है, पर चुनाव के अंदर तीनों मिल के नहीं लड़ेंगे। टीएमसी अलग लड़ेगी, कांग्रेस सीपीएम का गठबंधन अलग होगा और भारतीय जनता पार्टी अलग होगी। जिस समय इंदौर में आपका जो गृह नगर है वहाँ पर आपके साथ चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण उपचुनाव है, ये महा उपचुनाव का दर्जा रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के होने नहीं होने का इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्या कुछ संभावना भारतीय जनता पार्टी की आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 28 के 28 जीत जाएंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 12-13 महीनों में जो सरकार चलाई तो जनता का विश्वास खो दिया और मुझे लगता है कि एक बार जनता विश्वास करने के बाद, विश्वास टूटने के बाद फिर से कांग्रेस के समर्थन में खड़ी होगी, मुझे नहीं लगता ऐसा। और इसलिए 28 के 28 सीट अगर जीत जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जी, आपकी बड़ी भूमिका है खासतौर पर उस वक्त जब कई असंतोष के स्वर भी कई बार उठते हैं, आपको उन्हें मनाना भी है, संगठन को मजबूत भी करना है। किस हद तक आपको लगता है कि जो असंतुष्टि शुरुआत में दिखाई दे रही थी वो अब संभल चुकी है भारतीय जनता पार्टी में? अब कांग्रेस और बीजेपी 2 दल हैं मध्य प्रदेश के अंदर, निश्चित रूप से जिससे लंबे समय तक संघर्ष किया, वो लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो नीचे के स्तर पर कार्यकर्ताओं के तालमेल में थोड़ी सी तकलीफ जरूर आती है, पर समय काफ़ी लंबा मिल गया है, इसलिए वो सारा पैचअप हो गया है और अब कहीं पर भी ऐसे असंतुष्टि के स्वर नहीं है। कांग्रेस एक मुहिम चला रही है कि गद्दारों को वोट नहीं दीजिए, टिकाऊ को वोट दीजिए, हमें ना दीजिए लेकिन गद्दारों को ना दीजिए। ये किस हद तक आपको लगता है कि कांग्रेस का जो कैंपेन है उसका काउंटर कैसे भारतीय जनता पार्टी करेगी? देखिए, नकारात्मक राजनीति करने वालों के साथ कभी भी जनता खड़ी नहीं होती और अगर गद्दार की बात है तो कितने लोग हैं जिन्होंने दल बदला। स्वयं दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह जी ने दल बदला। कांग्रेस के अंदर इतिहास पूरा रखा हुआ अर्जुन सिंह जी ने नई पार्टी बनाई, तो क्या वो भी गद्दार हो गए? तो इस प्रकार के हल्के शब्दों का प्रयोग जो इस बार कांग्रेस कर रही है, इससे कांग्रेस का हल्कापन दिखाई देता है और आत्मविश्वास टूटा हुआ दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ हम मध्य प्रदेश में इतने हल्के शब्दों का उपयोग कभी भी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है और वो उसकी शुरुआत कांग्रेस ने की है। कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति की गरिमा के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, नहीं तो मध्य प्रदेश की जनता इसकी सजा भी देगी उन्हें। जी, एक नारा इस समय कांग्रेस पार्टी लगा रही है, जय जय कमलनाथ। हालांकि कहा जाता है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी बहुत ज़्यादा सक्रिय तौर पर या कहा जा सकता है कि फ्रंट फुट पर दिखाई नहीं दे रहे हैं फिलहाल। दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा बिहाइंड कर्टन काम किया,
क्योंकि जब वो फ्रंट पे थे और जिस तरीके से बंटा ढार के नाम से मध्य प्रदेश में कुख्यात हुए, तब से वो फ्रंट की राजनीति उन्होंने करना बंद कर दी। लोग जैसे दिग्विजय सिंह का नाम सुनते हैं और एकदम अंधेरा वाला प्रदेश, गड्ढे वाली सड़कें याद आ जाती है, भ्रष्टाचार वाला प्रदेश याद आ जाता है। इसलिए हमेशा वो बिहाइंड कर्टन काम करते हैं। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो कम से कम 6-7-8 महीने तक सुपर मुख्यमंत्री की तरह दिग्विजय सिंह जी ने ही काम किया। और बाद में मैंने सुना है कि आखिरी दिनों में इनकी खटपट हो गई, तो उसका परिणाम यह निकला कि कमलनाथ जी की सरकार चली गई। शायद दिग्विजय सिंह जी से खटपट नहीं होती तो वो संभाल के भी रखते। तो अब दिग्विजय सिंह जी की नकारात्मक, जिसे कहते हैं ना कि न्यूसेंस वैल्यू, तो न्यूसेंस की भी वैल्यू होती है, वो कांग्रेस के अंदर है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी की आवश्यक मजबूरी है दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस की भी आवश्यक मजबूरी है दिग्विजय सिंह जी, पर जनता में न कमलनाथ जी की इमेज है न दिग्विजय सिंह जी की इमेज है। इमेज थी तो सिंधिया जी की थी, और अब सिंधिया जी हमारे साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत बढ़ गई। कैलाश जी, ये महा उपचुनाव अगर राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए तो किस तरह का आप देखते हैं संपूर्ण सियासी परिदृश्य? क्योंकि जो पहले कांग्रेस में थे अब वो भाजपा में है, कई भाजपा के जो नेता थे वो कांग्रेस में उम्मीदवार बन चुके हैं, तो ये जो चेंजेस हैं वो किस दिशा की ओर आपको इस समय राजनीति दिखाई दे रही है? क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है? देखिए 67 में भी ऐसा हुआ था, आपको याद होगा जब राजमाता जी कांग्रेस छोड़कर आई थी, मिश्रा जी की सरकार थी तब, और उस समय संवित सरकार बनी थी। तो उसके बाद से ही एक मध्य प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन का दौर प्रारंभ हुआ। भारतीय जनता पार्टी सशक्त बनती गई क्योंकि एक संगठन और एक विचारधारा वाली पार्टी थी। इस बार फिर से ये परिस्थितियां बनी हैं, तो इससे लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आइडियोलॉजी है, एक नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व है। कांग्रेस के पास तीनों चीज़ नहीं है, न कांग्रेस के पास आइडियोलॉजी है, न कांग्रेस के पास संगठन है, न कांग्रेस के पास नेतृत्व है। इसलिए इस परिवर्तन का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हाथरस वाले मामले में काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार सक्रिय हैं। किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को? नहीं, कांग्रेस अपनी भूमिका निभा रही है, विपक्ष में और क्या कर सकते हैं। विपक्ष में रहने के बाद तो जहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की सरकार का कुछ फेल्योर दिखाई दे तो वहाँ जाके हल्ला करो, विपक्ष की भूमिका ही रहती है, वो सही कर रहे हैं। पर हाँ, उनके खानदान में कोई इस प्रकार सड़क पर नहीं आया है जिस प्रकार वो सड़क पे आए हैं। तो अब ये कांग्रेस की गलत नीति के कारण सब संभव हो पाया है, पर नेतृत्व क्षमता दोनों के पास नहीं है। और कोई भी संगठन अगर चलता है तो नेतृत्व के कारण चलता है, और कांग्रेस, उनके बिना नेतृत्व के कांग्रेस नहीं चल सकती। इसलिए उनके पास नेतृत्व नहीं है तो कांग्रेस छोटी होती जा रही, और कांग्रेस को इसके अलावा कोई नेतृत्व नहीं चाहिए, इसलिए कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। कैलाश जी, बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, किस तरह से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ एक लंबा गठबंधन रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी काफ़ी बड़ा फैक्टर रहेगी। नीतीश बाबू ने जिस तरीके से वहाँ पर काम किया है, और विशेषकर डेवलपमेंट और फिर पारदर्शी सरकार, एक ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि उनकी जो है, और प्रधानमंत्री जी ने जो 1 लाख करोड़ की पिछली बार जो घोषणा की थी, वो सारे डेवलपमेंट के काम, तो बिहार एक अच्छे प्रदेशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो रहा है। तो एक समय था कि बिहार में चारा घोटाला और बहुत सारे घोटाले हुआ करते थे, पर अब एक अलग प्रकार का बिहार लोगों को दिखाई दे रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में 2/3 बहुमत से नीतीश जी की सरकार बनेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, देर रात आपने एक वीडियो जारी किया था, अपने शहर इंदौर को लेकर आप चिंतित थे, और आपने रात से ही एक वीडियो जारी करके लोगों को सतर्क किया था। अपने शहर के प्रति आपको, जब आप आते हैं तो किस तरह का अनुभव आप करते हैं? क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आप पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो किस तरह का अनुभव आप करते हैं लोगों से जब मिलते हैं तब? देखिए, कोविड के का भय तो है, और लोगों की लापरवाही भी है। अब देखिए, अब कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब बिना मास्क के घूमेंगे तो थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन तो करना चाहिए, और नहीं तो एक व्यक्ति बीमार होता है और वो कईयों को बीमार कर देता है। तो कम से कम हर व्यक्ति को चाहिए कि घर से बाहर निकले
तो मास्क अपने पास, अभी देखिए साइकिल पे सज्जन जा रहे हैं, मास्क ही नहीं लगा रखा है ना, वो स्कूटर पे बेबी बैठी है, मास्क ही नहीं लगा रखा है इन्होंने। अब शहर में आप घूम रहे हैं और मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो ये गलत है ना। ये तो इसलिए कैलाश जी ने चिंता भी अपनी जाहिर की थी वीडियो के जरिए। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को आगे लेकर जा रहे हैं, भारत किस तरह से आपको लगता है कि सुपर पावर बन रहा है सर? क्योंकि आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, एक बड़ी भूमिका है आपकी भी। आप देख सकते हैं कि एक कूटनीति की अगर सिर्फ बात करूं मैं मोदी जी की, तो आज चाइना जिसकी सैनिक संख्या हमसे 2-3 गुना है, जिसके जहाज़ों की संख्या हमसे 3 गुना है, जिसके हवाई जहाज़ों की संख्या हमसे 30 गुना है, पर उसके बाद भी भारत का आत्मविश्वास देखिए। आज भारत की सेना तो सीमा पे खड़ी है, पर आज अमेरिका भारत के साथ है, रशिया भारत के साथ है, इजराइल भारत के साथ है, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ है, जापान भारत के साथ है। तो ये जो कूटनीतिक संबंध हैं, ये एक दिन में नहीं बनते हैं। ये मोदी जी ने पूरे दुनिया के अंदर प्रवास करके बनाए, और भारत अब अकेला नहीं, भारत के साथ बहुत सारी ताकतें हैं जो आज चाइना को रोक रही है। और इसलिए ये जो चाइना का अहंकार ख़त्म करने का काम मोदी जी ने किया है, ये उनकी बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। आपको बस आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कुछ कम्युनिस्ट या कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे देश में, हमारे देश को कमज़ोर करने में जुटे हुए हैं? वो तो है ही, साफ दिखाई दे रहे हैं। इस देश के अंदर, हमारे ही देश के अंदर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारे लगाने वाले लोगों को समर्थन करने के लिए कुछ राजनीतिक दल खड़े होते हैं। शर्म की बात तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, स्वदेश न्यूज़ से एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए। तो कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर में हमारे साथ एक्सक्लूसिव चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां तक उपचुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर अपनी विजय हासिल करेगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने प्रशंसा की है और कहीं ना कहीं देश के मान बढ़ाने की बात की है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में न केवल आक्रामक राजनीति बल्कि बहुत ही गंदे और घटिया स्तर की राजनीति ममता बनर्जी जी कर रही हैं, और सीधे तौर पर अपने उसी आक्रामक चिरपरिचित अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और कहीं ना कहीं मालवा क्षेत्र में जो सीटें हैं, सांवेर की जो सीट है, आगर मालवा की जो सीट है, या सुवासरा की भी जो सीट है, तो उस पर बदनावर की जो सीट है, उस पर कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी का बड़ा प्रभाव देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी उनके चाणक्य के तौर पर देखती है। बहुत मुमकिन है कि कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। लगातार वो कलकत्ता के साथ साथ इंदौर में भी लगातार सक्रिय रहते हैं, और इस दौरान हमने उनसे चर्चा की। लगातार उनसे और तमाम राजनेताओं से हमारी चर्चा जारी रहेगी। स्वदेश न्यूज़ पर महाचुनाव की कवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। अपने दोस्त आशुतोष और मेरे दोस्त सुजीत लांजीवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।